हेलो, माई सेल्फ निशान फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज हम आपके सामने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टॉपिक कवर करेंगे। तो एक्यूरेसी ये बताती है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एमबी को मैं इस पूरे वीडियो में मेजर्ड वैल्यू की शॉर्ट फॉर्म की तरह लूँगा और टीवी को मैं ट्रू वैल्यू की तरह इस्तेमाल करूँगा। तो एक्यूरेसी बताती है कि भाई आपने जो भी मेजरमेंट किया है वो आपके ट्रू वैल्यू के कितना पास है, जबकि प्रिसीजन ये बताता है कि अप टू व्हाट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब डेसिमल के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने उस रीडिंग को लिया है, कि आपकी जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो या मेजर्ड क्वांटिटी है वो कितने रेजोल्यूशन से यानी डेसिमल के कितने पॉइंट के बाद तक उसको मेजर किया गया है। सिमिलरली प्रिसाइज मेजरमेंट जो होता है वो एक दूसरे के काफी पास होते हैं, उसमें सारी रीडिंग जो होंगी वो एक दूसरे के पास होंगी, जबकि एक्यूरेसी के अंदर जो भी आपका मेजरमेंट होगा वो ट्रू वैल्यू के पास होगा। तो ये मेन डिफरेंस है, जरा देख लीजिए। प्रिसीजन के अंदर क्योंकि डेंसिटी हाई होगी, सारी रीडिंग की पास पास होंगी तो वो एक दूसरे के पास होंगी, जबकि एक्यूरेसी के अंदर जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो ट्रू वैल्यू के पास होगी। प्रिसीजन के लिए फिर से एक और बात, इट इज द रैंडम स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं वो एक छोटे से रेंज के दायरे में फैल जाएगी और इट अराइजेस ड्यू टू थर्मल नॉइज इन इलेक्ट्रिकल मीटर एंड इट इज रिलेटेड टू द रैंडम एरर। प्रिसीजन को समझाने के लिए हमने यहां पर एक बास्केटबॉल का एग्जांपल लिया है, जिसमें क्या हुआ कि भाई दो प्लेयर हैं, मान लीजिए ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। प्लेयर ए ने बॉल को उछाला तो है, अब यहां पर एक्चुअली आपको शायद नहीं दिखेगा, ये तीन बॉल एक के पीछे एक हैं। तो जब उसने नेट को गोल करने के लिए तीन बॉल्स को उछाला है तो वो तीनों अटेम्प्ट में बहुत ही पास पास वाले पॉइंट्स पर आई हैं, यानी वो प्लेयर ए नाम का प्लेयर ये सोच रहा था कि उसका टारगेट इस जगह पर है, जबकि बी नाम का प्लेयर का हम देखें तो उसने जब तीन अटेम्प्ट लिए तो तीनों बॉल नेट के इधर उधर गई हैं। तो इस वाले केस को हम बोलेंगे हाई प्रिसीजन। क्यों? क्योंकि सारी बॉलों की डेंसिटी या सारी रीडिंग एक ही जगह पर आ गई, बट एक्यूरेसी लो है क्योंकि गोल तो उसको यहां करना था। ये हमारी किसको दिखा रही है? नेट ट्रू वैल्यू को। तो ये हाई प्रिसीजन और लो एक्यूरेसी है, जबकि ये वाला एक्यूरेसी भी लो है क्योंकि भाई कोई भी नेट की तरफ नहीं पहुंची, और साथ ही प्रिसीजन तो लो है ही सही क्योंकि रीडिंग या जो बॉल है उनकी डेंसिटी या वो आपस में दूर दूर बनी हुई है। पर हमारा टारगेट क्या है? सबसे अच्छा केस तो यही होता कि ये तीनों की तीनों बॉल इस नेट में चली हैं या हमारी तीनों रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास हों, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। तो जरा सोच के देखिए, जो इन ए और बी प्लेयर में मैं अभी भी इस ए प्लेयर को प्रिफर्ड मानूंगा। क्यों मानूंगा? कि मान लीजिए उसको आई साइट में कोई दिक्कत है, उसके आई लेंस में कोई दिक्कत है, तो उसे जो नेट या जो ट्रू वैल्यू है वो एक्चुअली इस जगह पर दिख रही है। तो यदि मैं उसको प्रॉपर आई में लेंस लगा दूं या स्पेक्स दे दूं तो उसको ये जो टारगेट है वो ऑब्वियसली इस जगह दिखने लगेगा, और आफ्टर जीरो एरर करेक्शन आप वो प्लेयर उन तीनों बॉल को इस नेट में डाल सकेगा। तो जीरो एरर करेक्शन में इंस्ट्रूमेंट की हार्डवेयर सेटिंग होती है जिसको आप बदल करके अपने ट्रू वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के जो फिगर्स हैं उसमें एक ये भी है। तो इस पहले फिगर में आप देखेंगे तो एक सेंटर है, सेंटर के चारों इस तरह की रिंग्स बनी हुई हैं। तो जो सर्कल का सेंटर है जिसको कि हमने रेड कलर से दिखा रखा है वो ट्रू वैल्यू या टीवी को दिखाएगा, जबकि ये जो डॉट हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट या मेजर्ड वैल्यू या एफर्ट को दिखाएंगे। तो इस वाले केस में आपने जो एक्सपेरिमेंट किए यानी जो डार्ट फेंकी हैं वो डार्ट देखिए ट्रू वैल्यू के इधर उधर फैली हुई हैं। अब डेंसिटी तो लो है, दूर दूर फैली हुई है, तो प्रिसीजन तो क्या होगा? इसका लो होगा, और एक्यूरेसी भी लो होगी। क्यों? ये रीडिंग सेंटर के इतनी दूर हैं कि इनको कंपनसेट करने के लिए इस वाली आउटर रिंग के बाहर कोई भी रीडिंग नहीं गई है, इसलिए जितना एक साइड का ये मेजरमेंट होगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी नहीं बैठा, तो इसकी एक्यूरेसी भी लो है। अगला वाला देखते हैं। इसमें क्या है कि जो भी मेजर्ड वैल्यू है, जो आपके डार्ट के एफर्ट है, वो कम से कम सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, यानी डेंसिटी हाई है, तो प्रिसीजन भी इस वाले एक्सपेरिमेंट में आपका हाई रहेगा। तो हाई प्रिसीजन है बट एक्यूरेसी तो लो है ही है, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू यहीं पर आएगी जो कि ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। सी नाम का ये हम डार्ट वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें क्या हो गया
एक्यूरेसी तो हाई है क्योंकि सारे के सारे जो डॉट या जो मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं वो सब हमारी ट्रू वैल्यू के आसपास ही पड़ी हैं। बट प्रिसीजन इसका भी लो है क्योंकि इसमें अभी भी ये डॉट दूर फैले हुए हैं एज कंपेयर टू दिस, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रिसीजन लो है। हाँ, इसके कंपेरिजन में इसका प्रिसीजन हाई है। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट तो हमेशा यही हो कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो सर्कल का सेंटर है, उसी पर हमारे सारे के सारे डार्ट जाकर गिरें। तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो होगा जिसमें सारी सारी रीडिंग आपकी ट्रू वैल्यू के आसपास आए। तो मैं आउट ऑफ, यदि मान लीजिए एबीसी 3 तरह के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते तो मैं यहां पे बी इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करता, क्योंकि ये जो भी रीडिंग थी जो पास थी, इनकी प्रिसीजन हाई था, उसको तो मैं यहां से यहां तक जीरो एरर सेटिंग या हार्डवेयर सेटिंग के थ्रू यहां से यहां तक पहुंचा दूंगा। ठीक वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये बोला कि उस प्लेयर को टारगेट यहां दिख रहा है, तो हम उसको कोई अच्छा लेंस देकर उसका टारगेट एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, तो तीनों की तीनों बॉल्स इस तरह से उसमें गिरने लगेंगी। डायग्राम की इसी सीरीज में कि कौन सा प्रिसाइज और कौन सा नहीं है, हम एक और ये दिखा रहे हैं यहां पर। तो इसमें भी जो रेड डॉट है वो मेजर्ड वैल्यू को दिखा रहे हैं, और ये जो बीच की ये बड़ी लाइन है वो आपकी ट्रू वैल्यू यानी टीवी को दिखा रही है। तो वो सारी जगह टीवी से मैंने दिखाया है, और मैं जो रेड एरो दिखाया है वो आपकी क्या है, मेजर्ड वैल्यू का एवरेज है। आइए पहला वाला ये फिगर लेते हैं। इस फिगर में हुआ क्या, जो आपके एक्सपेरिमेंटल या मेजर्ड वैल्यू है वो सारे डॉट देखो एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब डेंसिटी हाई है, तो इसका मतलब प्रिसाइज तो है, पर ये एक्यूरेट नहीं हुआ, क्योंकि इन सारी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज यहीं कहीं आ जाएगा, और वो एवरेज ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, तो इसलिए मतलब इसमें एक्यूरेसी नहीं है। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सारी डॉट जो है वो दूर दूर है, यानी रीडिंग काफी दूर दूर है, तो वो प्रिसाइज तो नहीं है, पर इन पांचों का यदि आप एवरेज लेंगे तो वो लगभग ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाएगा, क्योंकि जितनी इनकी डिस्टेंस ट्रू वैल्यू से दूर है वैसे के वैसे ही दूसरे राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में ही है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक्यूरेट जैसा मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ये रेड कलर का एरो दे सकती है। थर्ड फिगर में देखिए क्या है। थर्ड फिगर में क्या होगा, प्रिसाइज तो है ही नहीं, क्योंकि सारे रेड डॉट दूर दूर हैं, डेंसिटी बहुत पुअर है, तो प्रिसाइज तो है ही नहीं। एक्यूरेसी की बात करेंगे, भाई एक्यूरेट भी क्यों नहीं है, कि भाई हमारा रेफरेंस ट्रू वैल्यू तो ये है, उसके रिस्पेक्ट में जरा देखें ये वाला जो रेड डॉट है वो तो बहुत ही दूर निकल गया, जिसको कैंसिल आउट करने के लिए इधर कोई भी नहीं है। इसका मतलब कभी भी एवरेज यहां पर तो आ ही नहीं सकता, और एवरेज किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली जिस तरफ ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो सबसे दूर रेंज ले गई है, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू दूर ही आएगी, वो कभी भी ट्रू वैल्यू के पास नहीं हो सकती। आइडियल केस, या हम क्या चाहते हैं, एक अच्छे एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट या जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, यानी कि ट्रू वैल्यू के आसपास ही सारे रेड डॉट चले आए, तो सारे रेड डॉट जब पास में होंगे तो उनका एवरेज भी जस्ट इसी के पास में आ जाएगा। और यहां पर भी हम देखते हैं कुछ रेड डॉट इधर हैं, कुछ रेड डॉट इधर हैं, तो उनकी एवरेज वैल्यू ऑब्वियसली इसी के आसपास आ जाएगी। उसी तरीके से उसी सीरीज में कि कौन सा फिगर प्रिसाइज होगा, कौन सा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल ऐसा तो कुछ बन नहीं सकता, तो वो जनरली 3-4 ग्राफ देके पूछ लेगा कि कौन सा प्रिसाइज है, कौन सा एक्यूरेट है, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने हैंड ड्रॉन ही सारे के सारे फिगर हैं। इसमें जो रेड कलर की लाइन है वो ट्रू वैल्यू को दिखा रही है, तो ये सारी जगह 4 वर्टिकल जो रेड लाइन है वो ट्रू वैल्यू को दिखा रही है। फिर ये ब्लैक कलर पर ये डॉट जैसे आप इमेजिन कर लीजिएगा, तो ये डॉट जो है वो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, ये मेजर्ड वैल्यू का रीडिंग का कर्व है। अब ये काफी दूर दूर फैले हुए हैं, क्योंकि इस ग्राफ का रेंज या बेस काफी चौड़ा है एज कंपेयर टू दिस। इसमें देखिए बेस काफी छोटा है, यानी रीडिंग काफी पास है, तो ये प्रिसाइज तो है ही नहीं इसके रिस्पेक्ट में, ये प्रिसाइज है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें रीडिंग कम से कम पास आई है आपकी। तो जब भी इस तरह का कर्व काफी नैरो हो, तो नैरो होने का मतलब ये हो जाता है कि वो प्रिसाइज हो जाएगा। अच्छा, पर एक्यूरेट दोनों ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू से वो काफी दूरी पर है, क्योंकि इनका एवरेज भी ऑब्वियसली फिर ट्रू वैल्यू से दूर ही आएगा। ऐसे इसका भी एवरेज होगा और ट्रू वैल्यू से दूर ही आएगा, तो इनका एवरेज कहीं कहीं इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज जरूर है बट ये एक्यूरेट नहीं है। अब इधर आ जाइए, इसमें जो मेजर्ड वैल्यू का कर्व है वो ट्रू वैल्यू के दोनों तरफ सिमेट्रिक है, यानी ऐसी रीडिंग आई होंगी कि जितनी इधर है उतनी उधर है, तो कैंसिल आउट करके उनकी एवरेज वैल्यू, अब मैं एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड एक्सपेरिमेंट की जो है वो यही इस तरह ब्लैक से दिखा दे रहा हूं, तो वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर सकता है, क्योंकि सिमेट्री रहेगी दोनों तरफ। तो सिमेट्रिक कर्व दिखा रखा हो तो वो आपका क्या होगा,
एक्यूरेट तो रीडिंग देगा, बट वो इसके रेस्पेक्ट में एटलीस्ट प्रिसाइज नहीं, क्योंकि इसमें रीडिंग जो है वो काफी दूर तक फैली हुई है। हम क्या चाहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट केस तो हमारा यही आए, क्या कि जो कर्व है या जो रीडिंग से आपने कर्व ड्रॉ किया है वो सारी रीडिंग काफी पास पास की हो, साथ ही वो सिमेट्रिक भी हो, किसके, रेड लाइन के अक्रॉस। तो रेड लाइन के सिमेट्रिक होने से उनका जब हम एवरेज लेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू है उसका एवरेज भी इसी रेड लाइन को कोइंसाइड कर जाएगा। तो हमारे लिए डिजायर्ड यही है, और ये क्या बताता है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। यानी अब मैं क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करता हूं कि भाई उसने 3 ग्राफ दे दिए होंगे कि भाई ये ए इंस्ट्रूमेंट है, ये बी इंस्ट्रूमेंट है, ये सी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कहेगा मेरा सबसे अच्छा कौन सा है, तो प्रिफर्ड इंस्ट्रूमेंट आपका ऑब्वियसली बी होगा, क्योंकि वो प्रिसाइज है। फिर आप कहेंगे नहीं सर अभी भी इसकी तो मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं, वो तो हम जो होता है वो जीरो एरर करेक्शन से इस पूरे के पूरे को वहां पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे वो बास्केटबॉल वाले गेम में हमने प्लेयर को स्पेक्स या लेंस देके उसका टारगेट ही उस तरफ शिफ्ट कर दिया था। तो जीरो एरर करेक्शन बहुत आसान होता है, हार्डवेयर सेटिंग से वो हमको मिल जाता है। तो प्रिसीजन देखा जाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, बाकी ये जो जीरो एरर का करेक्शन है वो बहुत ही इजी टास्क होता है। डायग्राम की सीरीज में ही अब इसको भी देख लीजिएगा। तो यहां पर ग्रीन कलर की लाइन तो ट्रू वैल्यू को दिखा रही है, टीवी जिसको हम इतनी से बोलते हैं। जो रेड कलर की लाइन है वो मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू का एवरेज दिखा रही है, और ये जो काले काले डॉट हैं वो आपके मेजर्ड वैल्यू है या एक्सपेरिमेंट से आपने जो रीडिंग ली है उनको दिखा रहा है। ठीक है जी, तो डॉट एक्सपेरिमेंट से आई है। अब इसमें डॉट क्या है, बहुत दूर तक फैली हुई, जबकि इसमें सारे के सारे डॉट पास पास है, यानी डेंसिटी हाई है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया। फिर इन सारे जो डॉट है ब्लैक वाले, इनका जब एवरेज लेंगे तो वो इन्हीं के बीच में से कहीं गुजर जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू का एवरेज हो गया, बट वो ट्रू वैल्यू के से काफी दूरी पर है। इधर आ जाए, ट्रू वैल्यू की तो ग्रीन लाइन है ही सही, ये मेजर्ड वैल्यू जो दिखा रखी है डॉट से, इनका जब एवरेज लिया तो मान लीजिए वो रेड कलर की लाइन से आया, तो ये रेड कलर की लाइन इसके रिस्पेक्ट में, जैसे इसमें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो छोटा है। तो किसका, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का जब डिफरेंस छोटा हो जाएगा तो हम इसको एटलीस्ट एक्यूरेट तो कह सकते हैं। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए इस तरह का ग्राफ दे रखा हो और एक इस तरह का ग्राफ दे रखा हो, ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू काफी दूर आ रही है। जबकि इस केस में रीडिंगों के डॉट डॉट बहुत दूर हैं, यानी वो प्रिसाइज तो नहीं है, बट उनका एवरेज लेंगे तो वो ट्रू वैल्यू के काफी पास है। अब हम इन सारे ग्राफों का एप्लीकेशन किसी क्वेश्चंस पर कर दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो 5.40 सेकंड आया, और वो जो एक्सपेरिमेंट था उस पेंडुलम का फिर राम और श्याम नाम के 2 स्टूडेंट को दे दिया गया। तो ट्रू वैल्यू कितनी हुई उसकी, 5.40। राम ने जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो पहले रीडिंग उसकी ये आई, फिर ये आई, ये पांचों रीडिंग आपके सामने दिख रही हैं। श्याम की ने भी जो 5 बार एक्सपेरिमेंट किया उस सिंपल पेंडुलम के साथ, तो उसका टाइम पीरियड उसको इस तरह से निकल के मिला, सारी रीडिंग सेकंड्स में, और ये टेबुलर फॉर्म में आपके सामने है। अब इसमें हमको प्रिसीजन, एक्यूरेसी या कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेफर्ड होगा वो हमको बताना है। तो गौर करिएगा, राम के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो इन पांचों रीडिंग का एवरेज कितना आएगा, 5.45। आप जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 सैंपलिंग है। सिमिलरली श्याम के लिए इन पांचों रीडिंग का जब एवरेज करेंगे तो आएगा 5.32। ट्रू वैल्यू कितनी है, 5.40। इसका मतलब राम ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका एवरेज कितने से दूर है, 0.05 से, जबकि श्याम वाला 5.32 आया, तो श्याम वाले के लिए जो मेजर्ड वैल्यू 5.32 वो इससे कितनी दूरी पे बैठी हुई, -0.08 पर। तो अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से एक्यूरेसी यदि सिर्फ इन दोनों की कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो राम की बेहतर है। तो राम एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि उसका मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू से सिर्फ 0.05 ही है। पर अभी भी मैं प्रेफर श्याम को ही करूंगा, भले ही वो बहुत दूर है। क्यों प्रेफर करूंगा, इसको अब मैं आपको रीजन से समझाऊंगा, क्योंकि इसका प्रिसीजन बेटर है। प्रिसीजन बेटर है, क्यों बेटर है, जरा देखिएगा। हाईएस्ट रीडिंग राम के लिए 5.52 है, लोएस्ट रीडिंग आपकी 5.37 है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 0.15। सिमिलरली श्याम के लिए हाईएस्ट से
लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 0.05, यानी ये वाला डाटा के कंपेरिजन में वो वाला आपका 3 टाइम्स है। तो उसमें इतने से हाई और लो के डिफरेंस में 5 रीडिंग बैठी हुई हैं, जबकि इसमें उसके 1/3 में यानी 0.05 के डिफरेंस पर 5 रीडिंग बैठी हुई है। तो डेंसिटी किसकी हाई होगी? ऑब्वियसली शाम की होगी। तो शाम इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। भाई लेस एक्यूरेट क्यों? कि भाई उसका उससे डिफरेंस बहुत ज्यादा है 0.08। राम इज एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। क्यों प्रिसाइज लेस है? क्योंकि उसमें 0.015 में इतनी सारी रीडिंग दूर दूर, इसमें स्प्रेड इनका दूर दूर बैठा हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप स्लाइड में देखिए। 5 अलग अलग दिनों पर 2 घड़ियों का टाइम नोट किया गया। तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर समझिएगा। उसी समय पर एक कोई स्टैंडर्ड क्लॉक है, उसने जब 10 बजाया अपने अंदर, यानी ट्रू वैल्यू थी 10 बज रही थी, तो क्लॉक है किसी मंडे को ये रीडिंग दे रही थी, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को इस तरीके से। उसी के पास में क्लॉक भी लगी हुई थी जिसने मंडे को ये टाइम नोट किया 8:15 इस तरह की उसकी 5 रीडिंग दे रखी है। तो दिखाई गई इस टेबुलर फॉर्म में अब हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को देखेंगे। तो सबसे पहले तो वही एवरेज ले लिया, इसका एवरेज ले लिया और इसका एवरेज ले लिया। तो इसका एवरेज लगभग 10 के आसपास आएगा, क्योंकि सारी रीडिंग 10 बजे के आसपास की है, एक आध कम होती है, कुछ एक बढ़ जाती है। इसमें सारा का सारा एवरेज लगभग 8:15 आएगा, क्योंकि वही 8:15, 8:13 इस तरह का डाटा है। तो हम क्या देखते हैं कि एक्यूरेसी तो अभी भी क्लॉक एक ही ज्यादा है, क्योंकि इसका जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के पास में है। ये तो बहुत दूर है, इसमें तो कम से कम आपके 1.25 घंटे का फर्क है। बट स्टिल आई विल प्रेफर बी। पता है क्यों? क्योंकि बी का प्रिसीजन अच्छा है। बी का प्रिसीजन क्यों अच्छा है? जरा देखिए इधर फिर से वही लोएस्ट और हाईएस्ट जो रीडिंग आई होगी उसका डिफरेंस आप देख लें कितना आ रहा है, 6 सेकंड। जबकि इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट का जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपका 183 सेकंड। जरा देख लें, ये 9 आवर्स के बाद 58 मिनट है, जबकि 10 आवर्स के बाद 01 मिनट और पीछे का ये। तो इनको जब आप उसमें बदल लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 183 सेकंड। यानी इसमें 183 में 5 रीडिंग है 183 सेकंड में, जबकि इसमें 6 सेकंड में ही 5 रीडिंग है। यानी कि इसमें रीडिंग की डेंसिटी आपकी हाई होगी। तो क्योंकि प्रिसीजन इसका अच्छा है इसलिए क्लॉक बी को प्रेफर किया जाएगा। हाँ, वो बात जरूर हम उसमें 0 एरर का करेक्शन कर देंगे। ये तो आप किसी फ्रूट की शॉप पे जाते हो तो भी होता है कि भाई आपने मैंगो लिए, तो कई बार मैंगो को वो जो उसके बाद पॉट जैसा बर्तन जैसा होता है उसमें रखने से पहले भी कोई ना कोई रीडिंग आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उस बर्तन का भी कोई तो वजन होता ही है। पर आपके पहुंचते ही वो उसमें एक 0 एरर सेटिंग का बटन होता है, जैसे ही दबाया था तो विद दैट पॉट के साथ वो फिर 0 डिस्प्ले करने लगता है। अब उसमें आप इजीली आपने एप्पल या मैंगो डाल दीजिए तो आपको एग्जैक्टली 1 kg के आपने पैसे दिए और 1 kg आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो 0 एरर करेक्शन हमारे लिए कभी भी एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। तो बी विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि आफ्टर करेक्शन ऑफ 0 एरर, जैसे इसमें हम जैसे 1 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम यदि उसमें ऐड करते हैं ईच रीडिंग में, तो क्या होगा कि बी इंस्ट्रूमेंट के लिए जो ट्रू वैल्यू है 10 AM के आसपास ही सारे डॉट कौन से, पांचों की पांचों रीडिंग आसपास में आने लगेंगी। और ये पांचों रीडिंग एक बहुत ही छोटे इंटरवल के अंदर होंगी, 6 सेकंड के इंटरवल में। तो इसलिए डॉट जो है बहुत ही क्लोज रहेंगे और किसके भी पास हैं, ट्रू वैल्यू के भी पास हैं। तो दिखाई गई सिचुएशन में अब हमारे ये सारे डॉट आपस में भी एक दूसरे के नियर बाय हैं, साथ ही वो ट्रू वैल्यू के भी नियर बाय हैं। तो ये हमारा हमेशा टारगेट होता है कि इस तरह का एडजस्टमेंट हो जाए तो हमारे लिए वो एक्सपेरिमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट सबसे बेहतर होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं एक और डायग्राम के अंदर जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं उसमें लेके जाऊंगा। तो ये इस डाटा का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हम एक पर्टिकुलर डायग्राम में जाकर इस डाटा का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अब मैं लेके जा रहा हूं इस फिगर के लिए। ये तो मैंने आपको पहले डायग्राम में डिस्कस कर ही दिया था। तो प्रिसीजन हाई है और वो सारे डॉट जो हैं वो मेजर्ड वैल्यू के एवरेज के आसपास हैं और ट्रू वैल्यू यहां है। तो हम किसी भी तरीके से कैसे वही 0 एरर करेक्शन देके यदि सारे डॉट को इसके पास में ले आए, देखिए जरा, तो सारे डॉट यदि यहां पर आ जाए आफ्टर करेक्शन ऑफ 0 एरर, तो दिस इज द बेस्ट फिट कंडीशन। अब आ जाइए वही क्वेश्चन का डाटा जो अभी अपन ने यहां पर देखा था, इसका मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं। तो इस क्वेश्चन का डाटा आप लोगों के पास है जिसका इस्तेमाल अब मैं
इस ग्राफ में करता हूं। ये देखिए, तो राम की सारी रीडिंग का एवरेज 5.45 आया, ट्रू वैल्यू तो 5.40 थी सी, वो जो पेंडुलम था उसका जो टाइम पीरियड था। फिर उसकी वो पांचों जो रीडिंग दी गई है उनको आप इस स्केल पर ड्रॉ करके देखिए, कुछ 5.40 से नीचे भी है, कुछ ऊपर भी है, तो इस तरह से स्प्रेड आपकी रीडिंग का आएगा। शाम के लिए जरा देखिए, शाम के लिए ट्रू वैल्यू तो अभी भी ब्लैक लाइन से दिखाई है, और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू का एवरेज है वो कितना है 5.32, बट शाम की सारी रीडिंग ये डॉट से दिखाई है जो आपस में एक दूसरे के पास हैं, यानी डेंसिटी हाई है, यानी प्रिसीजन है, जबकि इसमें सारे डॉट जो थे वो दूर दूर थे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि चाह हम अभी भी शाम को ही रहे हैं, क्योंकि प्रिसीजन हाई है, इसलिए वही आपकी इंस्ट्रूमेंट या उसका एक्सपेरिमेंट ही प्रेफर्ड है। क्या करेंगे भाई, जीरो एरर करेक्शन से ये पूरी शिफ्टिंग किधर कर देंगे, ऊपर की तरफ। तो जैसे एक बार वो शिफ्टिंग ऊपर की तरफ कर देंगे, अब ये जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं वो सब ट्रू वैल्यू के आसपास ही आने लगेंगी। तो शाम प्रिसाइज भी है और वो प्रिफर्ड भी है। तो ये सीरीज थी यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट की। अब इसी तरीके से इसके बाद हम नीट के पुराने पेपर्स की ट्रिक सॉल्व करेंगे अंडर द बैनर ऑफ कॉन्सेप्ट लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।